क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हम शुरू कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑसिलेशन का आज पहला लेक्चर। याद रखिए, ऑसिलेशन हो गया, उसके बाद आपका सुपरपोजिशन चैप्टर हो गया, उसके बाद आपका वेव्स ऑप्टिक्स हो गया। ये सब चैप्टर्स एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत लिंक तो जरूर रहेंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, तो आपके जो 3 चैप्टर्स हैं आगे के, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ऑसिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है ऑसिलेशन? ऑसिलेशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन से हम अगर बचपन में जाएं, यानी कि हम 11th स्टैंडर्ड में जाके देखें, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। ठीक है, बार बार अगर कोई चीज एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है तो उसको आप एक पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो जब आप ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑसिलेशन में कोई भी चीज ऑसिलेशन कर सकती है, बस उसमें आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक पीरियोडिक तरह का मोशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक पेंडुलम का क्लॉक देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पेंडुलम देखते हैं। पेंडुलम का जो क्लॉक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो, समझो इस तरह से एक सरफेस से ऐसे हैंग कर रहा है, थोड़ी देर के बाद वही पेंडुलम का क्लॉक आपको यहां जाते हुए नजर आएगा, थोड़ी देर के बाद वही पेंडुलम क्लॉक आपको यहां जाते हुए नजर आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पेंडुलम का क्लॉक है ये ऑसिलेट कर रहा है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पेंडुलम का क्लॉक है ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि ये ऑसिलेट कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, या आप बोल सकते हो कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक का शॉर्ट फॉर्म एसएचएम भी है। या आप बोल सकते हो कि ये वाइब्रेशन कर रहा है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो एक ही तरह के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो मोशन है जिसको ये सारे के सारे वर्ड्स अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट के पास एक मीन पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी जो पॉजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी जो नेगेटिव होगी। यानी कि आप जो मीन पोजीशन है आप उसको ओरिजिन जैसा कंसीडर कर सकते हैं। ओरिजिन के अगर आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो आप पॉजिटिव में हैं, अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो आप नेगेटिव में हैं। ऐसी चीजों को आप ऑसिलेशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा टर्म भी आपको बहुत जगह पे सुनाई देगा, बस इसमें एक वर्ड है जो आपको समझना है, वो है हार्मोनिक्स। सिंपल वर्ड तो आपको समझ में आएगा, मोशन वर्ड आपको पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप ऐसे ऑसिलेट करने वाले ऑब्जेक्ट्स का जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ या तो साइन फंक्शन हो सकता है या तो कोसाइन फंक्शन हो सकता है। तो अगर कोई चीज साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शंस होती है तो आप एक वर्ड हार्मोनिक्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि जब आप वेव्स की इक्वेशन लिखते हैं
तो वेव्स की इक्वेशन साइन या कोसाइन के टर्म्स में क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि जब आप इनका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे, तब वो साइन या कोसाइन फंक्शन जैसे दिखाई देंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अभी आपके सामने एक ग्राफ बना के दिखाऊं, सपोज कीजिए कि हमने इस तरह से एक ग्राफ बनाया और मैंने ऐसा एक ग्राफ यहां पे बनाया। दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। x is displacement, time stands for, t stands for time। आप जो ये ग्राफ अभी अभी देख रहे हैं, ये ग्राफ एक साइन फंक्शन का ग्राफ है। अगर कोसाइन फंक्शन का ग्राफ होता तो वो इस तरह से दिखाई देता। ऐसा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जब आपका ग्राफ मीन पोजीशन से शुरू होता है, ये जो पॉइंट है इसको मीन पोजीशन कहते हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट ने ऑसिलेशन करना मीन पोजीशन से शुरू किया है। तो जब आपका ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से? जब आपका ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट होता है? जब आपका ऑसिलेशन शुरू होता है कहां से? मीन से। तो आप इसको कहते हैं कौन सा ग्राफ? साइन ग्राफ। पर जब आपका ऑसिलेशन स्टार्ट होता है कहां से? एक्सट्रीम से। स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, तो आप इसको कहते हैं कोसाइन। ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको याद आएगा तो इन सब के बारे में डिस्कशंस हो चुके हैं। क्या आप चैप्टर का नाम बता सकते हैं? मैंने ग्राफिकल के बारे में डिस्कशन कौन से चैप्टर में आपके सामने किया हुआ? साइन ग्राफ कैसा दिखता है, कोसाइन ग्राफ कैसा दिखता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर, जो कि एक स्प्रिंग रिलेटेड डायग्राम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, वो सब चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप इस स्प्रिंग को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप इस स्प्रिंग के बी पार्ट वाली चीजों को ध्यान से सुनिए। ये जो बी पार्ट का डायग्राम है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। बी पार्ट वाला डायग्राम स्प्रिंग के रिलैक्स्ड पोजीशन के बारे में बात करता है। व्हाट डज रिलैक्स्ड पोजीशन मीन्स? रिलैक्स पोजीशन का मतलब है कि स्प्रिंग को ना तो खींचा गया है, यानी कि स्प्रिंग के साथ ना तो एक्सपेंशन हुआ है और ना ही स्प्रिंग के साथ कंप्रेशन हुआ है। तो ये आपके स्प्रिंग का ओरिजिनल स्टेट है। परंतु आप जानते हैं कि अगर आप इस स्प्रिंग को ऑसिलेशन करवाना चाहते हैं तो आपको स्प्रिंग को थोड़ा खींचना पड़ेगा, जो कि आप पहले भाग में देख सकते हैं, जिसमें आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है और आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया x नाम के डिस्प्लेसमेंट तक। क्या आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन है जो स्प्रिंग के ओरिजिनल पोजीशन को बताती है। जो डॉटेड लाइन आपको यहां दिखाई दे रही होगी, ये डॉटेड लाइन स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बताता है। आपने उस स्प्रिंग को x नाम के डिस्प्लेसमेंट तक खींचा, मतलब ये आपके स्प्रिंग की फाइनल पोजीशन। जैसे ही आप अपने स्प्रिंग को एक पर्टिकुलर पोजीशन तक खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जिसकी मदद से आपका स्प्रिंग
अब वापस जाने वाला है। तो आप अगर यहां पे एक फॉर्मूला देखेंगे, जो फॉर्मूला आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, F इज इक्वल टू माइनस टाइम के एक्स, ये फॉर्मूला आपके रिस्टोरिंग फोर्स का है। सबसे पहली बात, रिस्टोरिंग फोर्स को आपने F से डिनोट किया, इस बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी एक खासियत होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स को। यानी कि क्या, जितना ज्यादा आप इस स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होता रहेगा। रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स with which the spring goes back to its original position। एक ऐसा फोर्स जिससे स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव करते हैं। अगर आपने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींचा तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा स्टोर होगी। अगर आपने स्प्रिंग को कम खींचा तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कम स्टोर होगी। फिर थोड़ी बहुत अगर आप नॉलेज लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के अगर इक्वल टू साइन डालना है तो आपको यहां पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट का नाम k है और आपका x वैसे का वैसा आप यहां पे लिख सकते हैं। ये जो k है इसको कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। हालांकि इसके बारे में हमने जब हम ये पढ़ रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तब हमने इसके बारे में पढ़ा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक स्प्रिंग होता है, तब उस स्प्रिंग के अंदर भी हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में चर्चा की हुई है। स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कैसे मटीरियल से बना हुआ है उसके ऊपर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस फाइनल फॉर्मूले के अंदर ये माइनस साइन क्यों आया। अगर हम यहां पे माइनस साइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। इस महत्व को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है, पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड में लग रही है। जरा डायग्राम में आते हैं कि आप साफ साफ देख सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट बट रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी दिशा में लगेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। तो उसका ओरिजिनल पोजीशन तो लेफ्ट हैंड साइड में है और आपने डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में दिया है। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शंस एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर ये दोनों के दोनों डायरेक्शंस एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो फिजिक्स कहता है कि आप यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा के इस चीज को जरूर बताएं। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस नेगेटिव को इंडिकेट करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपका स्प्रिंग वापस आने के बाद ये जो आपकी मीन पोजीशन है क्या यहां पे आके रुक जाएगा
बिल्कुल भी नहीं। आपका स्प्रिंग जब एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से जब छोड़ा जाएगा तो वो मीन पोजीशन से होते हुए कंप्रेशन स्टेट पे जाएगा। कंप्रेशन स्टेट को आप नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन भी बोल सकते हैं। ये भी एक तरह का नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अभी हमने ऊपर थोड़ी नॉलेज इकट्ठा की थी कि आपके पास एक मीन पोजीशन होती है, आपके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, आपके पास एक नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो क्या हमारा स्प्रिंग भी वैसे ही कर रहा है? बिल्कुल, हमारा स्प्रिंग वैसे ही कर रहा है। हमारा स्प्रिंग थोड़े देर तक इन्हीं तीन पोजीशंस में वाइब्रेट करता रहेगा। मतलब आपको स्प्रिंग के अंदर इस तरह का एक वाइब्रेशन दिखाई देगा आगे और पीछे। यही वाइब्रेशन बार बार होता रहेगा। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब एक ही तरह का मोशन बार बार रिपीट करना। परंतु आप ये बहुत बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्प्रिंग जिंदगी भर तो ऐसा नहीं करेगा। कुछ देर के लिए ऐसा करेगा और कुछ देर के बाद ये स्प्रिंग ऑसिलेशन करना बंद कर देगा, क्योंकि इस स्प्रिंग को लगातार कोई फोर्स नहीं मिल रही है ऑसिलेशन करने के लिए। अगर आप पेंडुलम नाम की घड़ी के पास जाते हैं तो पेंडुलम नाम की घड़ी के अंदर बैटरी या सेल लगी होती है। उस बैटरी या सेल की वजह से आपका ये पेंडुलम अनगिनत टाइम तक ऑसिलेशन कर सकता है जब तक उसकी बैटरी जिंदा है। तो इसलिए ये चीज आपको हर बार टक 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 करते हुए नजर आती है, यानी कि पीरियोडिक मोशन करते हुए नजर आती है। पर अगर आप स्प्रिंग के केस में ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, स्प्रिंग में हमने तो सिर्फ एक बार स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, इस तरफ ये हमने फोर्स लगाई है, फोर्स अप्लाइड, जिसके वजह से स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आया। बस उसके बाद हमने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, स्प्रिंग ने ऑसिलेशन किया थोड़े देर तक और फिर स्प्रिंग ने ऑसिलेशन करना बंद कर दिया। जब स्प्रिंग ऑसिलेशन करना बंद कर देता है या बंद कर रहा होता है, ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें आपके वस्तु का एम्पलीट्यूड वक्त के साथ गिरता रहता है। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम। इस चीज को मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है झूला। झूला यानी कि जिसमें बचपन में आप बैठ के झूला झूलते थे। ये जो झूला आप देखते हो, जो इस तरह से एक रॉड से लगा हुआ होता है और आपके पास एक झूले की इस तरह से एक प्लेट होगी यहां पे, जिसके ऊपर आप बैठ के आप झूला झूलते हो। अब आपको एक चीज याद करनी होगी कि झूला झूलने की स्टार्टिंग के लिए कोई ना कोई इंसान आपको पकड़ के धक्का मारता है। तो समझो, कोई इंसान आपको पीछे तक लेके गया, पीछे तक यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गया। आप मीन पोजीशन पे थे, उसने आपको पीछे लेके गया और पीछे लेके आके छोड़ दिया। जैसे उसने पीछे से आपको छोड़ा तो आप मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ आओगे, फिर आप पीछे की तरफ जाओगे। पर क्या आप ये बात ध्यान दे रहे हो? आपके मीन पोजीशन और आपके एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वही आपका एम्पलीट्यूड माना जाता है। यानी कि जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका एम्पलीट्यूड होता है। पर मेरा सवाल यह है कि जब उसने आपको धक्का मार के छोड़ दिया और आप आगे की तरफ आओगे, वापस जब आप पीछे की तरफ जाओगे, तो क्या आप उतनी ही दूरी तक जाओगे जहां से उसने आपको छोड़ा था? बिल्कुल नहीं। आपका दूरी इस पॉइंट तक नहीं, इस पॉइंट तक ही खत्म हो जाएगा। यानी कि
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ डिक्रीज हो गया, और एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ गुड ब्रेन आप जानते हैं ये बात कि आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, पर उस वक्त आप बच्चे थे। पर आपको इतना जरूर पता था कि अगर मैं अपने लेग्स को जमीन पे मारूं तो शायद मैं अपने उस इनिशियल एम्पलीट्यूड को अचीव कर सकता हूं। तो आप जबरदस्ती, यानी कि आप फोर्स्ड वाइब्रेशन करने के पीछे तुल जाते हो। फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब आप अपने पैरों को मार मार के आप अपने ऑसिलेशन मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, या आप अपने पैर मार मार के डैम्प्ड ऑसिलेशन को हराने की कोशिश करते हो। तो ऑसिलेशन वक्त के साथ कमजोर पड़ता जाता है, यानी कि वक्त के साथ उसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है। अगर आपने रेगुलर इंटरवल पे फोर्स नहीं लगाई तो वो धीरे धीरे करते हुए ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग के केस में यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इस स्प्रिंग रिलेटेड चीजों में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें पक्का समझना चाहिए, और हमें यह भी बात समझनी चाहिए कि F एक रिस्टोरिंग फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन इस बारे में जानकारी देता है कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। या समझ गया है तो हाँ या ना भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स यहां पे कंसीडर किया ही नहीं है हम लोगों ने। डन, पक्का, क्लियर? नहीं यश, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हरदम मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट डिवाइड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइंटिस्ट जो ये चीज करते हैं, या इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन ऑल्सो। जैसे कि अगर आप बचपन में कभी ओम्स लॉ पढ़ते थे, तो ओम्स लॉ पढ़ते वक्त आपको क्या बोला गया था? ओम्स लॉ बोलते वक्त आपको ये बोला गया था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। फिर आप इस करंट को हटा के इक्वल टू, आप करंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह पे इक्वल टू डालते हैं, और आप जो कांस्टेंट ऐड करते हैं यहाँ पे 1/r है। अब ये कांस्टेंट 1/r क्यों ऐड किया? बिकॉज आप दुनिया को ये बताना चाहते हो कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में 36 का आंकड़ा है, इसलिए ये कांस्टेंट नीचे की तरफ आया। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जब आप दिखाते हो तो आप कांस्टेंट को नीचे की तरफ लेके आते हो। पर यहां पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि के और रिस्टोरिंग फोर्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? नो डाउट्स? बढ़िया। अब जो अगला टॉपिक आप यहां पे देखने जा रहे हैं, वो अगले टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि सर चैप्टर का नाम तो ऑसिलेशन है, एसएचएम एसएचएम क्यों करते रहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑसिलेशन या एसएचएम दोनों का मतलब एक ही है। टू एंड फ्रो मोशन बोलिए, वाइब्रेशन बोलिए, सब चीजों का मतलब एक ही है। तो आपने कहीं पे टेंशन में नहीं आ जाना है कि यार चैप्टर का नाम ऑसिलेशन है और वो ऑसिलेशन के बाद वो हमको एसएचएम बोलने लग जाते हैं। तो आप इस बात को टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं जानता हूं आप लोग मैथ्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है।
हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं एसएचएम के लिए, यानी कि अगर कोई बंदा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। पर अभी तक से हमें पता क्या है? अभी तक से हमें तो सिर्फ इतना पता है कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, बस। इससे ज्यादा तो हमें कुछ भी नहीं पता। क्या हम इसी एक फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ दिमाग विमाग लगा के कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, और मैं ये सोचता हूं कि मैंने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास पढ़ी थी, तो वहां पे मुझे पता है कि f इज इक्वल टू एम ए भी होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। अगर आप इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको यह बात समझ में आएगी कि दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों के आरएचएस को हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं एम ए बराबर माइनस के एक्स इक्वेशन यहां पे लिखना चाहता हूं। अब क्या? अब आप जानते हैं कि टॉपिक गला फाड़ फाड़ के आपसे ये कह रहा है कि मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। यार, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी कहां से? और पहली बात तो ये है कि क्या मैंने 12वीं में आने से पहले कभी जिंदगी में फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हैं? क्या मैंने आज तक कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का खुद से प्रयोग किया है? किया है, जाने अनजाने में आपने किया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि वेलोसिटी क्या होती है, तो आप उसको बोलते हैं dx by dt। क्या आप ये बात जानते हैं, ये जो dx by dt आप लिख रहे हैं, यही तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही तो एक डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर कोई बंदा आपसे बोलता कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होता है, तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt। बस बचपन से लेके आज तक आप डायलॉग ऐसा मारते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो आप इन सब चीजों को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस आज हम थोड़ा इसमें तड़का ऐड करेंगे। अगर आप ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी और ब्रैकेट dx बाई डी टी। जरा सोच के देखिए मैंने क्या किया। क्या आपको यहां पे v नजर आ रहा है? कैन यू सी अ v हियर? उस v की जगह पे मैंने dx बाई डी टी पुट कर दिया। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर? और आपको ये चीज देख के डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मैं यहां पे एक्सेलरेशन की जगह पे ये चीज पुटअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज माइनस के एक्स। परंतु टॉपिक कहता है मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन। 7वीं क्लास अगर याद करेंगे तो इक्वेशन का मतलब इक्वेटेड टू 0 होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हम इस माइनस के एक्स को क्यों ना दूसरी तरफ ले लें। तो अगर आप माइनस के एक्स को दूसरी तरफ उठा लेते हैं तो वो प्लस के एक्स हो जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा। तैयार है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। पर थोड़ा इसको और अच्छी तरह से लिखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बाय m। जब आप इस इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आपने इसको यहां से m से डिवाइड किया तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, यहां पे m से डिवाइड करेंगे m बचेगा, 0 बाय m इज 0। लास्ट बट नॉट द फाइनल, आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, k बाय m इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर। क्या आप जानते हैं ओमेगा क्या है? ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आप यहां पे k बाय m देख पा रहे हैं? उसको आप लिखेंगे
ओमेगा का स्क्वायर x बराबर 0। ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। याद रखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट बाय मास इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई होप आपने ये पहले कभी सुना नहीं होगा, इसलिए अभी के अभी इसको याद कर लीजिए। ये जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है, ये है आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एग्जाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। 2-3 मार्क्स के लिए कभी ना कभी आपको ये पक्का देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस चीज को हल्के में ना लें। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप साफ साफ जानते हैं कि मैंने एक इक्वेशन का प्रयोग किया जो मैंने अभी अभी सीखा, मैंने और एक इक्वेशन का प्रयोग किया जो मैंने बचपन में सीखा। दोनों का एलएचएस सेम था, इसलिए मैंने दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर दिया। आज मैंने शायद एक नई चीज सीखी कि एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा सकता है। उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेलरेशन की जगह पे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस के एक्स को इस तरफ शिफ्ट किया, वो प्लस के एक्स हो गया। फिर आपने m के साथ डिवाइड किया और आपने k बाय m को ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। हाँ या ना? चेक कर लीजिए। क्लियर? अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है? वैसे मैं हर बार इंपॉर्टेंट देने में यकीन नहीं करता, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी इंपॉर्टेंट आता नहीं है तो एग्जाम में बैठे बैठे बच्चा गाली देता है कि ये तो बोला था आएगा, आया नहीं। बट इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो ट्रेंड फॉलो करती है। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसलिए उसको इंपॉर्टेंट नाम हम देते हैं। पर बहुत बच्चे डिमांड ऐसा करते हैं कि सर पूरे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट दे दो सर, जैसे पेपर मैं बना रहा हूं। ठीक है? अगर आप चाहते हैं खुद ही इंपॉर्टेंट पता करना, लास्ट के 5 साल के बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। उसी में से आपका पेपर बनता है, वही चीजें रिपीट होती है। आई होप इस टॉपिक में किसी को डाउट नहीं होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? नो डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड? डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे नए व्यक्ति लोग ज्वाइन हुए हैं जो पुराने समय में हमारे साथ थे। कितने लोग हैं जो ये सोच के बैठे थे कि उड़ान बंद हो गया? कल शाम से मुझे 2-3 करोड़ मैसेज तो आ गए होंगे। हमें लगा सर बंद हो गया है, लेक्चर्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ एक रिप्लाई दिया है सब लोगों को, अरे तुम सामने से एक मैसेज करके पूछ तो सकते थे। और अगर कोई भी बच्चा इस ग्रुप में है, अगर उसने मुझे सामने से मैसेज करके बोला है कि सर आई एम सॉरी, मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, प्लीज मुझे वापस ज्वाइन कर दो, क्या मैंने उसको वापस ज्वाइन नहीं किया? तो why did you assume that कि ये बंद हो जाएगा? ऐसे तो नहीं है ना आप लोग से पैसे लेके भाग रहे हैं हम लोग। फ्री में कोई पढ़ा रहा है वो क्यों भागेगा? मुझे पहले ये बताओ, उसको ऐसी चीज क्या मिल जाएगी कि वो भाग जाएगा? अगर भागना ही था तो कहां से वो करते थे? ठीक है? आपने शिद्दत दिखाते। एक तो लड़का ऐसा था, उसको मैंने बोला भी था कि ग्रुप इज फुल, पर वो एक दिन पूरा मैसेज किया मेरे को। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पीछे पड़ो, हाथ पैर जोड़ो तब आपको ज्वाइन करूंगा, नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना था कि क्या वो बंदा सच में उसको रिक्वायरमेंट है, क्या सच में वो पढ़ना चाहता है। उसने एक दिन पूरा लगातार मैसेज किया कि सर मुझे सच में जरूरत है, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, प्लीज मुझे ज्वाइन कर दो। फिर भी ज्वाइन किया मैंने। और मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि हमने टॉप 100 वाला ग्रुप क्यों बनाया, इसके बारे में डिस्कशन करके बनाया था मैंने, टॉप 100 का ग्रुप।
क्योंकि आपको मैंने खुद बताया था कि जूम में हम लोग कितना पैसा फेंक रहे हैं आप लोगों के लिए। इतना पैसा अगर हम जूम में आप लोगों के लिए फूक रहे हैं और वो पैसा अगर कम होके इतना हो जाए टॉप 100 लोगों के लिए, तो आप लोगों से डिस्कस करके डिसीजन लिया था। अगर आपको याद होगा, जो बंदा रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको पता होगा ये सब स्टोरी। विजय जाधव, बेटा अगर आप लास्ट ईयर के पेपर गूगल से देख के नहीं ढूंढ सकते तो हम क्या करेंगे, अभी आपको बताओ। हाँ, उतनी तो मेहनत कर लो बेटा। मिलते हैं, थोड़ी शिद्दत से ढूंढो, नहीं तो दुकान पे जाओ, कोई ना कोई नवनीत नवनीत की बुक मिल जाएगी जिसमें लास्ट ईयर बोर्ड्स के पेपर आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। शिबू अगर मिला तो मेरे को फॉरवर्ड करो, मैं ग्रुप में डालता हूँ। अगर किसी के पास लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर है तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं ग्रुप में डालता हूँ। बहुत हमारे विजय जैसे लोगों का तो सच में भला हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, भेजिए मेरे को, जिसके पास भी है भेजिए। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एसएचएम। हमें इन तीन लोगों के बारे में चर्चा करनी है, यानी कि हमें इन तीनों लोगों के इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, कैसे ये चीजें होंगी, क्या होंगी, इन सब के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। ठीक है, सो अगर आप ये चीजें भी समझ जाते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑसिलेशन के 20 to 30% क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में इसी के ऊपर आते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज आपको आपका कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक्सेलरेशन के साथ। द फर्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि ए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जरा मैं उस चीज को वापस आपके सामने लिखना चाहूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं दैट वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी अभी डिराइव किया। अब मैं काम करना चाहूंगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं लिखना चाहूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और क्या मैं लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल चुका है। और अब आप लोग मेरे से ये सवाल पूछने की जरूरत भी मत करना कि सर नेगेटिव साइन क्यों आया। अगर थोड़ा दिमाग है तो उसका जवाब शायद आपको मिल चुका होगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दिशा ऑपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की दिशा भी ऑपोजिट ही होगी। फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए माइनस साइन यहां पे आता है। फर्स्ट थिंग डन, चेक कर लीजिए। क्लियर?
ये इक्वेशन कहां से आई सबको पता है? ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस इक्वेशन। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस, क्या बोलते हैं इसको, इस इक्वेशन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो हमने अभी अभी ऊपर डिराइव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बस मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले लिया, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। और आप जानते हैं कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। बार बार खुद से रिपीट करो, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। बोलो, खुद को बार बार ये बोलो। जब तक तुम ये बार बार नहीं बोलोगे, इसको देख के चौंकते रहोगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है, सिलेबस खत्म होने के बाद भी आते हैं, सर ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है सर? अरे बाबा, ये डी स्क्वायर बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। बार बार खुद को बोलो, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन। इज द फर्स्ट टॉपिक अंडरस्टूड? क्या एक्सेलरेशन आप लोगों के दिमाग में क्लियर है? सिंपल था, 2 लाइन का सिर्फ। कैन आई मूव फॉरवर्ड? पक्का? Nobody wants to ask me a doubt on this? Absolutely clear? मेरा काम है इसलिए 4 बार पूछता हूं, और तुम्हारा काम है वहां से इज्जत में रिप्लाई करके बताना, नहीं तो फिर रेज हैंड करना अगर कंटाल आता है यस और नो लिखने में। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। अगली चीज हमें क्या निकालनी है? अगली चीज है मेनू में वेलोसिटी। ठीक है, हमें निकालनी है क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पर वेलोसिटी निकालने से पहले थोड़ा एक्सेलरेशन को थोड़ा और ध्यान से, अच्छी तरह से थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका एक्स कितना होगा? एट मीन पोजीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, यश, मानसी, विजय, तनिष्का, वीवो मोबाइल, मृदुला, आदिति, बहुत ही बढ़िया। कौन है रे वीवो? नाम लिखो वहां पे। आदित्य वेरी गुड, राज पाटिल वेरी गुड, कम ऑन। स्नेहा वेरी गुड, रोहन ओके, बहुत सही जवाब। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मेरी बात अच्छी तरह से सुनना, बहुत कम लोगों के पास ये नॉलेज होती है, होने के बाद भी उसको वो समझते नहीं है। डिस्टेंस is always measured from mean position। एक एसएचएम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हरदम मेजर किया जाता है मीन पोजीशन से। पर मैंने आपसे सवाल पूछा कि ऑब्जेक्ट खुद मीन पोजीशन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसका डिस्टेंस 0 होगा। तो क्या हम एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन विल बी आल्सो 0, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पड़ा है। अगर आपने x की वैल्यू 0 यहां पुट कर दी, तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। चेक कर लीजिए। क्या मैं इसको बोल सकता हूं आपका मिनिमम एक्सेलरेशन? मिनिमम एक्सेलरेशन कितना है? 0। कहां पे मिनिमम एक्सेलरेशन मिलता है आपको? आपको मिनिमम एक्सेलरेशन मिलता है मीन पोजीशन पे, वहां पे आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। अगले सवाल के लिए तैयार रहिए। मैं आपसे अगले सवाल पे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी हो सकती है? बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। आप मुझे कहना चाहते हैं कि सर x बराबर एम्पलीट्यूड लिखो। आपने अभी अभी समझाया था एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पर क्या आप जानते हैं x बराबर प्लस माइनस a लिखा जा सकता है? क्यों प्लस और माइनस ए? क्योंकि आप जानते हो अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस ए होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस ए होगा। और अगर किसी ने आपको आप पूछ लिया एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशंस, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो मैं पोजीशंस लिख रहा हूं क्योंकि दो हैं, तो आपका एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पे कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि x के जगह पे आपने प्लस और माइनस पुट कर देना। क्या मैं इसको बोल सकता हूं आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन? क्या आपको एक्सेलरेशन की मैक्सिमम, मिनिमम और जनरल फॉर्मूला याद हो गया? एक जगह पे लिख लिया जाए तो मजा आ जाए। अगर आप एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला याद करना चाहें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप एक्सेलरेशन का मिनिमम एक्सेलरेशन याद करना चाहें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 0। अगर आप एक्सेलरेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। वाई डिड आई डू माइनस प्लस? मुझे यहां पे भी माइनस प्लस करना चाहिए था, प्लस माइनस लिखा है मैंने, माइनस प्लस करना चाहिए था क्योंकि यहां पे पहले से एक माइनस है। तो वो माइनस क्या करेगा, इस वाले माइनस को प्लस बना देगा और इस वाले प्लस को माइनस बना देगा, इसलिए मैंने उसको माइनस प्लस लिख दिया। ठीक है, ये आपका डन हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने ये चीजें लाई कहां से। इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट किया है और यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट को प्लस और माइनस ए पुट किया है। तो अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट में प्लस और माइनस ए पुट करेंगे तो वो माइनस एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि आपका एक्सेलरेशन मिनिमम कितना हो सकता है और आपका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। बस ये दो वैल्यूज आप एसएचएम में इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किसी के दिमाग में बात बैठ रही है? टेबल आपके सामने है, सब्स्टिट्यूशंस क्या किए वो भी आपके सामने है, चेक कर लीजिए। हाँ या ना हो जाए तो मजा आ जाए। बढ़िया। एनी डाउट्स? जनरल फॉर्मूला आपके सामने है, मिनिमम एक्सेलरेशन आपके सामने है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके सामने है। आप जानते हैं मिनिमम एक्सेलरेशन आपको मीन पोजीशन पे मिलता है एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में a इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे एम्पलीट्यूड प्लस ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लस और माइनस ए, पहले से माइनस साइन है, माइनस और प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और x की जगह पे आप a पुट कर रहे हो, आ जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। Can we move forward? डन डना डन डन डना डन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आप तैयार हैं अगली चीज समझने के लिए, पर जो अगली चीज है थोड़ी टेढ़ी है, उसको थोड़ा हमें ज्यादा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, इसलिए आपका हर चीज जरा यहाँ पे लगाइए। एक्सेलरेशन जैसा वो चीज इतना इजी नहीं है। हम निकालना चाहते हैं अगली चीज यानी कि वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला। परंतु एक्सेलरेशन के साथ जो हमने वार्तालाप किया,
हमें उससे एक सीख मिली। हमें ये सीख मिली कि हम वेलोसिटी का भी जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी का मिनिमम का फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी का मैक्सिमम का भी फॉर्मूला निकालेंगे। वरना हम इन तीनों चीजों को अगर अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई वेलोसिटी सबसे कम कहां होती है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां होती है। इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा ही आएगा, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो आपको तैयार रहना है फॉर्मूले के साथ। डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं डिस्कशन वापस शुरू करना चाहूंगा एक ऐसी इक्वेशन के साथ जो इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। उस इक्वेशन का नाम है ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मैं बार बार ये इक्वेशन आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप देख देख के तो आपके दिमाग में इसका फोटो छप जाए, और अगर एग्जाम में कभी दिख जाए तो आप इसको लिख के आओ, आप इसका डेरिवेशन करके आओ। दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएल। पर क्योंकि मुझे वेलोसिटी की तरफ भागना है तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करने की फिराक में हूं कि मुझे वेलोसिटी मिल जाए। मैं इस इक्वेशन को लिखने की फिराक में हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी, या फिर सीधा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्लीज भूलिए मत इस बात को कि जो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हो, और एक्सेलरेशन को आप डीवी बाय डी टी भी कह सकते हो। आई होप आपको ये चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं। बहुत कम लोगों को ये चीज डाइजेस्ट होती है क्योंकि उन लोगों ने कभी इस तरह का ध्यान दिया ही नहीं होता। अभी ध्यान दो, ये मत सोचो कि सर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी को डायरेक्टली डीवी बाय डी टी, ऐसे कैसे? अरे बाबा, यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहाँ पे कुछ ऐसा अतरंगी मैथ्स नहीं लगाया है, कॉमन सेंस लगाया है। डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन को डीवी बाय डी टी भी बोलते हैं। पर सर आपने ऐसा क्यों किया? अरे बाबा, वेलोसिटी निकालनी है ना। क्या बोला तुमको, क्या मुद्दा है अपना? वेलोसिटी निकालने का। तो मैं वेलोसिटी के टर्म्स में बात करना चाहूंगा ना, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, हम इस dv बाई dt को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? dv बाय dx इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या कर दिया। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx किया है। चेक कर लीजिए, dv बाय dt के साथ मैंने नीचे dx से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी dx के साथ मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ में। तो अगर ये dx और ये dx कैंसिल हो जाता है तो वापस आपको dv बाई dt ही मिलता है। कितने लोग को ये स्टेप समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया कि dx और dx कैंसिल करके वही ऊपर का dv बाई dt आता है? पर यू माइट बी लाइक, सर क्यों ऐसा ऐसा करने का जरूरत क्या है? बताता हूं करने का जरूरत क्या है। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। dx बाई dt को अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी, और dv बाई dx को अपन ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं dx बाई dt इज वेलोसिटी। अब आप क्या करें? अब आप v dv एक तरफ रखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx करें। इस dx को मैंने उस तरफ भेज दिया, और अब मैं करने जा रहा हूं इंटीग्रेटिंग
ऑन बोथ साइड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ही आएगा, ये वाला स्टेप करने के पीछे रीजन ये था कि हमें एक dx नाम का टर्म x के साथ चाहिए था। अगर एक dx नाम का टर्म x के साथ नहीं होगा तो इंटीग्रेशन जैसी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। और एक v के साथ dv नाम का टर्म चाहिए था, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है x dx या होता है v dv, अगर आपको बचपन याद आएगा तो। इसलिए आपने ये वाला स्टेप अभी तक से कैरी फॉरवर्ड किया। सो अभी तक से जो स्टेप्स हुए हैं सिंपल है। मैं शुरू करना चाहूंगा जहां से ये ग्रीन कलर के स्टेप्स खत्म हो रहे हैं। ग्रीन कलर के स्टेप्स में अपन ने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसके बदले मैंने डीवी बाई डी टी लिखा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। डीवी बाई डी टी के साथ हम लोगों ने डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इसमें आपने जो dx बाई dt है, इस वाले टर्म को आपने वेलोसिटी के नाम पे सब्स्टिट्यूट किया। dv बाई dx आपने वैसा का वैसा रखा, RHS तो वैसा का वैसा ही जा रहा है। अब आपने क्या किया, अगले स्टेप में dx को राइट हैंड साइड में भेज दिया। LHS में आपके पास v dv बचता है, RHS में आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx बचता है। अब आप इंटीग्रेशन करिए। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहां से इंटीग्रेशन करेंगे v dv के साथ, और आप यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स के साथ। पर इंटीग्रेशन की बेसिक चीजें आप लोगों को शायद बहुत अच्छी तरह से पता होंगी। उसमें से वन ऑफ द बेसिक चीज ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लोगों को बाहर निकाल लीजिए। अगर मैं अपनी नॉलेज याद करूं तो मुझे पता चलेगा कि ओमेगा की वैल्यू k बाय एम होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाय एम होती है। तो अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाय एम होती है तो आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट and mass of the particular object will also be constant. That means omega square can be treated as a constant. इसका मतलब v dv यहां पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे और आप इंटीग्रेशन करेंगे x dx का। याद रखिए, आप इंटीग्रेशन में आप इस डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यूज के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपके पूरे के पूरे एसएचएम को समराइज कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम खान अब्दुल्ला का सवाल है, इस v को बाहर नहीं निकालेंगे। खान अब्दुल्ला, इज v कांस्टेंट? इज दिस v कांस्टेंट? कौन बोला आपको v कांस्टेंट है? इंटीग्रेशन के बाहर वही चीज आती है जो कांस्टेंट होती है। v dv का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे का ऐसा, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये है आपका इंटीग्रेशन। क्लास जस्ट यहां तक चेक कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था वेलोसिटी जैसी चीज टेढ़ी खीर है। एक एक स्टेप को जरा ध्यान से अपने अंदर उतारिए। अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता है तो रट्टा मारिए, क्योंकि एट दिस स्टेज अगर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला भी नहीं आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाई 2, तो कुछ नहीं कर सकते। यहां तक हाया ना हो जाए तो मजा आ जाए। चेक कर लीजिए, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। आप ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट c जरूर आता है, उस कांस्टेंट c को भी निपटाने की जरूरत है। कांस्टेंट c को भी निपटाने की जरूरत है।
अगर यहां तक के स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर हैं तो कांस्टेंट सी को निपटाने की शुरुआत करते हैं। चेक कर लीजिए, यहां तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक बार चेक कर लीजिए। v dv का इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx हो रहा है। डन, बढ़िया। अब हमें इस कांस्टेंट c को निपटाना है। पता है जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, 75 के करीब बच्चे थे। किसी ने चेक किया था क्या कि मैं ही चेक करता रहता हूँ? हाँ यस, ये लोग आधे लोग तो लगे रहते हैं। विजय तो बोलता है आज बहुत भीड़ है विजय बोलता है आज बहुत भीड़ है। अभी कितने लोग हैं? 57। मुझे खाली ये समझना है इतनी हिम्मत आती कहां से लेक्चर छोड़ के जाने की? इतनी हिम्मत आती कहां से लेक्चर छोड़ के जाने की? कंटाला आता है क्या हम लोग को? हाँ कंटाला, कैसे चलेगा कंटाला? अभी कंटाला। और फिर अगर इन्हीं लोगों को जो छोड़ के जाते हैं, अगर इन्हीं लोगों को हमने ग्रुप में नहीं लिया तो बाद में यही लोग बोलते हैं कि लेक्चर नहीं हो रहे थे, हमको तो पता ही नहीं उड़ान के लेक्चर चल रहे हैं, हमको लगा बंद हो गया, हमको लगा ये हो गया, हमको लगा वो हो गया। पर क्या आप ये बात नहीं समझ रहे कि आप खुद भी एक बार ऐसा कर चुके हैं? और उसी दिन एक नया उड़ान का ग्रुप बन गया था और अगले दिन से तुम्हें पुराने वाले ग्रुप में अपडेट आना बंद हो गए। सोचो सोचो, 75 माइनस अभी 56 है, सोचो, करो माइनस, देखो, ये है अपने इंडिया की हालत। एक गाना गाओगे तुम लोग के लिए फटक से? हाँ आएगा, गाओ सर गाओ, गाना गाओ। मुझे पता था, मुझे पता था। चलो ध्यान दो यहाँ पे, गाना गाओ। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c and put its value back in the equation। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फाइनल फॉर्मूला वेलोसिटी का मिलेगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने कांस्टेंट आज तक कभी जिंदगी में फाइंड किया है? क्या तुम्हें पता है कि कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? Honestly, have you found out the constant? How do you find out a constant? ये c का वैल्यू कैसे निकालो? हम्म नहीं पता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्टेप है, पर ये स्टेप अगर दिमाग के ऊपर निकल गया बेटा तो समझ जाना रोते बैठोगे। इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात सुनना। अभी तक से हम क्या करने वाले हैं, हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बस इतना पता है। तरीका ये होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c we have to put a condition in the equation। आप एक तरह की कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करें
फिर जाके आपको C की वैल्यू मिलेगी। अब व्हाट डज दिस कंडीशन मीन्स? कंडीशन का मतलब क्या मतलब है सर आपका कंडीशन से? कंडीशन से मेरा मतलब है एक ऐसी चीज जो आपके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसका x प्लस माइनस ए होता है। यह तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, पर क्या तुम्हें यह बात पता है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है? अब तुम बोलोगे क्या, ऐसे कैसे? सोच के देखो, सोच के देखो। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है तो आपका पार्टिकल इतना एम्पलीट्यूड ट्रैवल करके और आगे क्यों नहीं गया? आपका पार्टिकल यहां पे रुक के वापस क्यों आ गया? यह आपके पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है ना। एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल यहीं तक क्यों गया, आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपके ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई थी। उसके पास और ज्यादा वेलोसिटी नहीं थी आगे जाने के लिए। सिमिलरली आपका पार्टिकल इस पॉइंट के आगे क्यों नहीं गया? इसको बोलते हैं कंडीशन। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आई? क्या आपको समझ में आया कि ये कंडीशन में दम है? हाँ या ना हो जाए, चेक कर लो। क्या आपको बातें समझ में आती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर का फॉर्मूला मैं वापस आप लोगों के लिए नीचे लिखना चाहूंगा। v²/2 इज इक्वल टू माइनस ω² x²/2 प्लस c बराबर, यस खान, दोनों साइड का एक्सट्रीम पोजीशन सेम ही होता है, बस यहां पे प्लस से होता है, यहां पे माइनस से होता है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, ये जो दोनों कंडीशंस आपको दिख रही हैं, ये दोनों कंडीशंस मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूं। LHS पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां का माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ω²A²/2 प्लस c। नहीं, यहां का माइनस यहां पे रहेगा ना। किसी को समझा क्या मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? x यहां पे दिखाई दे रहा है, x यहां पे दिखाई दे रहा है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, दिस इज x का स्क्वायर। सो x का स्क्वायर की जगह पे अगर मैं प्लस माइनस a का स्क्वायर पुट करूंगा तो x का स्क्वायर विल बी a का स्क्वायर ना, क्योंकि माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस साइन ऐसे का ऐसा, ओमेगा स्क्वायर ऐसे का ऐसा, x की जगह पे a पुट किया, x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर पुट किया, 2 वैसा का वैसा, c वैसा का वैसा। यहां पे v²/2 था, v की जगह पे 0 पुट किया, इसलिए LHS पूरा का पूरा 0 हो गया, काम खत्म। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, डन डन डन। एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट किया हमने, x का वैल्यू प्लस और माइनस a है, x का वैल्यू प्लस और माइनस a है, तो x की जगह पे प्लस और माइनस a पुट किया, प्लस और माइनस a का स्क्वायर a² होगा कि नहीं होगा? c का वैल्यू कितना आएगा? ω² a²
बाय 2, क्योंकि ये चीज उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। आ गया आपके c का वैल्यू। चेक कर लीजिए। बढ़िया। क्या c का वैल्यू सबको समझा कैसे आया? क्या आपको समझा ये कंडीशन हमने कैसे पुट इन की? आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था? एक बार c का वैल्यू मिल गया, उस c का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तैयार? तो वापस सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम तैयार हैं। तो आपका आएगा, अब क्या आएगा? हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन अगेन। तैयार विजय? बेटा ध्यान दो ना, आप ध्यान दो ना। यहां पे आप किसी और ही दुनिया में जाके सोचोगे तो कैसे चलेगा? वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है ये। मैं जो आपको समझा रहा हूं, आप वो समझने के बजाय आप कुछ और ही दुनिया में चले जाके बात करते हो। सर ऐसा किया तो सर वैसा है, तो सर ये है, तो सर वो है, तो और फिर आपको एक छोटा सा स्टेप नहीं समझ में आता कि अगर मैंने एक्स की जगह पे पुट किया तो यू से नहीं समझ में आया। इमेजिन, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, आपका ध्यान कहीं और ही है। आपका ध्यान इस बात पे है कि अगर मैंने आपके एक चैट का रिप्लाई नहीं दिया तो फिर आप बोलते हो उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अरे बाबा, वो डाउट जो आप पूछ रहे हो दैट इज टोटली मेकिंग यू कंफ्यूजन। आपके कंफ्यूजन के अंदर दिमाग पे कंफ्यूजन बिल्डअप कर रहा है विजय। वो बराबर है कि नहीं है? इसलिए अभी जो मैंने आपको चीजें बताई वो इजी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इजी है, पर अगर आप ये एग्जाम में आ गया बेटा, इतनी गलतियां होंगी यहां पे। इसलिए यहां पे टोटल ध्यान दो। आपका आपका टोटल ध्यान यहां पे होना चाहिए। देखो, अगर यहां पे मैंने x की जगह पे प्लस और माइनस ए पुट किया है तो ये माइनस साइन वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि यहां पे x का स्क्वायर है। प्लस और माइनस एक्स, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं वापस इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये इक्वेशन था। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। भूलिए मत आपके c की वैल्यू क्या है। आंखें खोलिए, देखिए c का वैल्यू क्या था? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। c का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय ए बाय 2। साइराज, c का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय नहीं 2 था, तूने प्लस और माइनस करके जीरो बोल दिया। बराबर ना? वही सोचा ना साइराज तूने? हाँ पता था मेरे को। ठीक है, चल आगे बढ़े। अभी क्या कर सकते हैं? यहां से व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? कैन वी कैंसिल आउट दिस 2 2 2? क्या बच रहा है फिर? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं? कोई सजेशन तो दे ही सकता है मुझे। सर कॉमन निकाल लो। लेट अस टेक ओमेगा स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, रूट ले लो। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर था ना, वी स्क्वायर का स्क्वायर वहां पर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। वी बराबर ओमेगा स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस और माइनस ओमेगा एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको पता है जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर रूट से उसको बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो प्लस और माइनस ओमेगा लिखा, और इस वाले बंदे के ऊपर टोटल होल स्क्वायर डालना जरूरी था, टोटल रूट डालना जरूरी था। तो इसलिए इसके ऊपर मैंने टोटल रूट डाल दिया।
हाजिर है आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो जरा सोचिए कितनी मेहनत करने के बाद ये फॉर्मूला आया। आपने शुरुआत किया डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसके बाद आपने उसके अंदर dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि आपको एक इंटीग्रेशन वाला सिचुएशन मिल जाए। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको समझा कि कांस्टेंट c पता करना है। कांस्टेंट c की वैल्यू आपने पता की एक कंडीशन पुट करके। कंडीशन में आपने ऐसा पुट करने की कोशिश की कि अगर x का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशंस की ले लिया जाए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपने ये दोनों कंडीशंस आपने इनिशियल इक्वेशन में पुट अप किए। जैसे आपने दोनों कंडीशंस अपने इनिशियल इक्वेशन में पुट अप किए, आपको c का वैल्यू मिला। फिर आपने ये c का वैल्यू वापस आपने इनिशियल इक्वेशन में पुट किया। थोड़ा काटम काटी करने के बाद, थोड़ा कॉमन लेने के बाद, थोड़ा स्क्वायर रूट लेने के बाद हाजिर है आपका फाइनल फॉर्मूला। गिव मी a yes or no for this. हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी पे आ रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी पे आ रहे हैं। चलो बोलो, मिनिमम वेलोसिटी के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ। अगर मैं तुम्हें मैं काम दूं कि मुझे मिनिमम वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, अगर मैं तुम्हें इस बात का काम दूं तो तुम ये काम कैसे करोगे? इफ आई गिव यू दिस काम ऑफ मिनिमम वेलोसिटी तो तुम ये काम कैसे करोगे? मिनिमम वेलोसिटी तुम्हें क्या लगता है कहां होगा? कम ऑन, अभी अभी तो तुम्हें पता चला था मिनिमम वेलोसिटी कहां होगा। मृदुला, कम ऑन यार, अभी अभी तो तुमको पता चला था कि तुम्हारी मिनिमम वेलोसिटी कहां है। कम ऑन यार, क्या करते हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आधे लोग ने बहुत ही बढ़िया गैस मारा है। मिनिमम वेलोसिटी आपकी कहां होती है? मिनिमम वेलोसिटी आपकी होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। आप जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है, पर ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा इस फॉर्मूले की मदद से। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन। आप ये जानते हैं कि x की वैल्यू प्लस और माइनस a होती है, बराबर। पुट दिस वैल्यू इन फॉर्मूला। तो v का फॉर्मूला आएगा प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस। अब मेरी बात वापस ध्यान से सुनना। अगर आपने x की जगह पे प्लस और माइनस a पुट किया तो वो आएगा a स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 0। ये है आपकी मिनिमम वेलोसिटी। आया ना? चेक कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया गेस किया। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी? एट मीन पोजीशन। बहुत ही बढ़िया गेस है, पर मीन पोजीशन पे मुझे एक्स के बारे में तो बताओ पहले। गेस बढ़िया है, पर एक्स के बारे में तो बताओ। मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वापस सब्स्टिट्यूट करूं? प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? एक्स की जगह पे 0 पुट करना जरा। एक्स की जगह पे 0 पुट करना जरा। प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो आपका v कितना आएगा? प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के ऊपर का रूट उसको a बना देगा। ये है आपका v मैक्स। दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आपने मेरी छोटी छोटी बातें याद रखी तो आपको ये फॉर्मूला तक परेशान नहीं करेंगे। आपको खुद को पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मैंने एक डायलॉग चिपकाया था कि क्या आपका ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जा सकता है? आपने कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसलिए तो नहीं जा सकता। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास वेलोसिटी होती तो और आगे जाता। क्यों नहीं गया और आगे? जैसे कि मीन पोजीशन से जाता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है और वो वेलोसिटी आपको धक्का मार के एक्सट्रीम तक लेके जाती है।
तब तक लेके जाती है जब तक एक्सट्रीम पे पहुंचने तक आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। यानी कि जनरल फॉर्मूला लिखने का वक्त आ गया है। जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मिनिमम वेलोसिटी इज v मिनिमम बराबर 0। मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम इज प्लस और माइनस ओमेगा टाइम्स a। थोड़ी और डिटेल हमें यहां पे लिखनी चाहिए ताकि आगे जाके जब हम नोट्स रेफर करें तो हमें टेंशन ना हो। ये होता है कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि जब आपने x को पुट किया प्लस और माइनस a। ये होता है कहां पे? मीन पोजीशन पे, यानी कि जब आपने x को पुट किया 0। चेक कर लीजिए। कम ऑन, बढ़िया, पक्का, ऑल क्लियर, एनी डाउट्स? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया। क्या कोई बता सकता है बचा क्या है? कोई बता सकता है बचा क्या है? तीसरी चीज बची है, कोई जानता है तीसरी चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, यानी कि x। लंबी सांस ले लो। अगर वेलोसिटी के डेरिवेशन में तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेशन में तो तुम अपने बाल ही नोच लोगे। पर अगर तुमने अटेंटिव रहे, तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात तुम्हें यह दिमाग में रखनी है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन और कोसाइन के फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि अगर आपके एसएचएम की शुरुआत मीन पोजीशन से होगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन में आएगा। पर अगर आपके एसएचएम की शुरुआत एक्सट्रीम पोजीशन से होगी तो आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कोसाइन में आएगी। जैसे कि झूला झुलाते वक्त उस इंसान ने आपको पीछे की तरफ खींच के छोड़ा तो आपका एसएचएम एक्सट्रीम से शुरू हुआ। याद है? झूला झुलाते हुए उसने आपको पकड़ के पीछे की तरफ लेके गया था, फिर उसने आपको रिलीज किया। कुछ फीलिंग आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ एक्सट्रीम से। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम से शुरू होता है तो आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कोसाइन में रहनी चाहिए, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट मीन से शुरू होता है तो आपका साइन में रहना चाहिए। इन्हीं दो बातों को दिमाग में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन। पर हमने सोचा क्यों ना वेलोसिटी का एक बार फॉर्मूला लिख लिया जाए। अभी अभी ताजा ताजा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, बराबर है कि नहीं है? तो लिख लेते थोड़ा वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या पता इसी के मदद से कुछ कर ले। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इस प्लस और माइनस को बाय बाय बोल देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आप कहां जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे कहां जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से शुरू किया ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लस और माइनस को बाय बाय बोल दिया। फिर किसी भले व्यक्ति ने हमसे पूछा, अरे तुमको क्या चाहिए?
तो हमने उससे कहा कि अरे यार हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसने बोला अरे पागल, v इज इक्वल टू dx बाई dt। हमने कहा हाँ रे, लिख दे। लिख दिया, v की जगह पे dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें सूझा अब वापस इंटीग्रेशन करने का समय आ चुका है, पर इंटीग्रेशन करते समय x के टर्म साथ में होने चाहिए। तो हमने यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले लिया और ओमेगा dt को एक साथ रख लिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो इस चीज का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स x बाय ए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहां पे ओमेगा बाहर आएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा। साइन इनवर्स x बाय ए विल बी ओमेगा t बिकॉज dt का इंटीग्रेशन इज t, ओमेगा t प्लस डोंट फॉरगेट टू ऐड अ कांस्टेंट। यहां पे हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं फाई, क्योंकि c पहले ऐड किया था। तैयार है आपका डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन, जिसको और ठीक ठाक करने की अभी जरूरत है। पर जरा सोचिए, स्टेप्स काफी सिंपल है, पर अगर आप इंटीग्रेशन जैसी चीज से वाकिफ नहीं है या आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है तो हम यहां कुछ नहीं कर सकते। आई रिपीट द स्टेप्स, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप्स है, बस थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। v की जगह पे dx बाई dt लिखा, ये सबको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने dt को राइट हैंड साइड पे लेके गया और इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया नीचे की तरफ, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आएगा डिवीजन में हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि dx का टर्म और x का टर्म साथ में जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है तो आपको पता चलेगा ये इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला है। ये इंटीग्रेशन का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन का अगर ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है तो आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए आपका आंसर आता है। यहां पे ओमेगा को बाहर निकाला, dt को इंटीग्रेशन किया, t आया, कांस्टेंट हमने यहां पे 5 पुट कर दिया। जरूरी नहीं है कांस्टेंट आप 5 पुट करो, आपको जो मर्जी वो कांस्टेंट का नाम लिखो, खुद का नाम भी लिख सकते हो, कोई परवाह नहीं। पर क्योंकि हमने पहले कांस्टेंट को c बोला था इसलिए अभी कांस्टेंट को 5 बोल दिया। पर ये जो 5 है इसको आप क्या बोलोगे, फिलहाल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पर ये आगे जाके तुम्हारी दुनिया उथल पुथल करने वाला है, ये वाला कांस्टेंट, क्योंकि आगे जाके इसी कांस्टेंट को तुम फेज बोलोगे। इसलिए फिलहाल इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे जाके ये तुम्हारी कमर तोड़ सकता है। फिलहाल के लिए टेंशन मत लो, बस मुझे इतना बताओ यहां तक समझाएगा, चेक कर लो। डन डनाडन करेंगे ना आदित्य, वही तो करने वाले हैं। अभी कांस्टेंट की वैल्यू ही तो फाइंड करने वाले, क्यों टेंशन ले रहे हो। पर यहां तक क्या हमें समझ में आया है, कोई डाउट? पक्का, ऑल ओके? ऑल ओके, डन, ठीक है। अब आगे की स्टोरी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम्हें आगे की स्टोरी बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या है आगे की स्टोरी, पता है तुम्हें आगे की स्टोरी बहुत अच्छे से? बताओ जरा आगे की स्टोरी क्या है। फाइंड फाई, बराबर यही करने वाले हो ना, फाइंड फाई एंड substitute, find phi and substitute in the equation again। पर क्या कोई मुझे बता सकता है फाई को हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या तुम्हें यह बात पता है कि फाई को फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन वंडीशन पुट करनी पड़ती है, राइट? है ना?
पर उसके पहले जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, x बाय ए, क्या मैं साइन इनवर्स को उस साइड भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या इस a को उस तरफ भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं। a साइन नॉट इक्वल टू साइन, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। धीरे धीरे इक्वेशन अच्छा दिखते हुए, अब इस इक्वेशन में मैं फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस पुट करूंगा। सबसे पहले मैं पुट करूंगा केस वन। ध्यान से सुनना कि केस वन क्या है। केस वन मैं फाइंड कर रहा हूं मीन पोजीशन के लिए। मीन पोजीशन बोलते ही x बराबर 0 होगा, यह आपको पता है, बराबर। एट t इज इक्वल टू 0। सोच समझ के मेरी बात को सुनना। समझो मैंने आपको ऐसा बोला कि आपका पार्टिकल एट मीन पोजीशन है। अभी आपके पार्टिकल ने एसएचएम करना शुरू नहीं किया, पर वो अभी मीन पोजीशन पे है। जब आपका पार्टिकल एसएचएम करना शुरू करेगा, तब आपका वक्त शुरू होगा। पर अभी आपका पार्टिकल एसएचएम करना शुरू नहीं किया है, अभी वो मीन पोजीशन पे है, तो आपका वक्त अभी 0 कंसीडर किया जाएगा। पर उस वक्त आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? उस वक्त आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि अभी हम मीन पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं, एसएचएम शुरू नहीं किया, अभी मीन पोजीशन पे है। वक्त 0 क्यों मानते हैं, यह ज्यादा समझना जरूरी है। बढ़िया, पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, पुट कर रहा हूं वैल्यूज। कैसे वैल्यूज पुट करूंगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन है। अब मुझे x की जगह पे 0 पुट करना है। a साइन ओमेगा और t की जगह पे भी 0 पुट करना है, प्लस 5, बराबर बराबर। 0 इज इक्वल टू साइन 5। a LHS में आके गायब हो जाएगा। ओमेगा इंटू 0 इज 0, बट क्योंकि ये प्लस है, यहां पे 0 प्लस 5 इज 5, इसका मतलब RHS में सिर्फ साइन 5 बचेगा। ये बचता है आपका इक्वेशन। यानी कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 5 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक आपको समझ में आया? चेक कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशंस अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। x की जगह पे 0 पुट किया, t की जगह पे 0 पुट किया, साइन 5 इज इक्वल टू 0 आया। पर क्या मुझे साइन 5 में इंटरेस्टेड है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है 5 की वैल्यू में। साइन 5 0 होने का मतलब 5 यानी कि वो एंगल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी, है ना? क्योंकि साइन तुम्हें 0 आंसर कब देता है? जब साइन 0 होता है तब 0 आंसर देता है, और साइन पाई होता है तब 0 आंसर देता है। इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 और पाई हो सकती है। इसका मतलब केस वन में हमें तालियां बजानी चाहिए कि हमने फाई की वैल्यू केस वन में पता कर ली। क्या बोलते हो? मजा? पक्का? डन डनाडन? चेक कर लीजिए। क्या मैं अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करने जा सकता हूं?
एक्स का इक्वेशन क्या है? एक्स का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स का इक्वेशन क्या आएगा? मैं पुट करने जा रहा हूं। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं यहां पे, या मैं 5 पुट करता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस और माइनस ए साइन जस्ट द ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री आती है? ट्रिग्नोमेट्री आती है थोड़ी बहुत। मैंने साइन के साथ ओमेगा टी भी तो है यश, कि सिर्फ साइन 0 है, साइन फाइव नहीं है, साइन के साथ ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन है। इस ओरिजिनल इक्वेशन में अपन ने किया पुट वैल्यू ऑफ फाइव इक्वल टू 0 और पाई, दोनों पुट करके देखो। दोनों पुट करके देखो। अगर तुमने यहां 0 पुट किया, अगर तुमने यहां 0 पुट किया, चलो करके दिखाता हूं। अगर तुमने यहां पे 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए साइन ओमेगा टी आएगी कि नहीं आएगी? फाइव की जगह पे 0 पुट करो, ओमेगा टी प्लस 0 इज ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी आया कि नहीं आया जब तुमने फाइव बराबर 0 पुट किया? ये बात सबको समझी? ये बात सबको समझी? पक्का? अब क्या पुट करना है? और क्या पुट कर सकते हो तुम? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई पुट कर सकते हो फाइव की जगह पे। इसको क्या लिख सकते हो तुम? माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये होगा जब फाइव बराबर पाई पुट किया, यानी कि जब 0 पुट किया तब ये आता है, जब पाई पुट किया तब ये आता है। तो दोनों को साथ में लिखो ना, प्लस एंड माइनस ए साइन ओमेगा टी। चेक कर लो। येलो येलो इन दोनों को साथ में लिखा इन दिस ब्लू। डोंट फॉरगेट यहां पे प्लस है। डन। केस 1 डन। भूलिए मत, केस 1 पे अभी भी तुम मीन पोजीशन पे ही हो। यानी कि ये जो इक्वेशन तुम यूज करोगे ये मीन पोजीशन के लिए करोगे, और तुम्हें ये इक्वेशन को देख के बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि मीन पोजीशन की इक्वेशन साइन में आती है। देखो साइन में आ रही है। क्या तुम्हें पता चला कि फाई की वैल्यू 0 और पाई क्यों आई? ये चेक कर लीजिए, फाई की वैल्यू 0 और पाई कैसे आई। उसके बाद तुमने खुद ही ये बात कही है कि एक बार फाई की वैल्यू मिल जाए उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाले स्टेप पे आ गए हम। ओरिजिनल इक्वेशन लेके आई, पुट द वैल्यूज ऑफ फाई एज 0 एंड पाई। दो वैल्यू है ना फाई की। फाई की दो वैल्यू क्यों है? क्योंकि साइन 0 0 पे भी होता है और साइन 0 पाई पे भी होता है, इसलिए दो वैल्यू आई फाई की। तो पहले में साइन फाई 0 पुट किया तो ये इक्वेशन आती है, साइन पाई पुट किया तो ये इक्वेशन आती है, तो दोनों को साथ में लिख दिया। एक इक्वेशन प्लस में, एक इक्वेशन माइनस में, प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। हाँ या ना हो जाए? डन डन डन। क्लियर? पक्का? नो इश्यूज? कैन वी मूव फॉरवर्ड? क्या तुम जानते हो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? क्या तुम जानते हो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? कहानी क्यों खत्म नहीं हुई है? कैन वी टेल मी व्हाई द कहानी इज नॉट खत्म येट? क्यों कहानी अभी खत्म नहीं हुई? तुमने तो फाइंड कर लिया ना, तुमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, तुमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दिया, तुम्हें फॉर्मूला भी मिल गया। पर तुम्हें पता है कि कुछ लोग नाराज है। वो नाराज इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्या बोला, तुमने मीन पोजीशन पे क्यों कंसीडर किया? केस 2 अभी बाकी है, केस 2 अभी बाकी है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया,
कुछ लोगों का कहना है कि हमारे दोस्त ने हमें एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया, झूला, फिर उसने हमें वहां से रिलीज किया। कुछ लोगों का कहना है कि हमने एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया था। क्या केस 2 आपको वैलिड लग रहा है? बोलो। ऐसा नहीं होगा यश, या तो आप मीन से करोगे या तो आप एक्सट्रीम से करोगे। मीन और एक्सट्रीम के बीच में एसएचएम कभी शुरू नहीं होता। आइदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। क्या आपको सेकंड केस वैलिड लग रहा है, जैसे आपको पहला केस ज्यादा वैलिड लग रहा होगा? आपको पहला केस ज्यादा वैलिड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको आप समझ में आ रहा होगा कि पहले केस में हमने एसएचएम मीन पोजीशन से क्या किया, शुरू किया। उसके लिए ये सब कुछ था और आप अंत में खुशी भी मना रहे हो क्योंकि आपकी फाइनल इक्वेशन साइन में आ रही है। पर क्या आप जानते हो अब केस 2 में आप कहां से शुरू कर रहे हो? एक्सट्रीम पोजीशन से। अगर आप केस 2 में एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हो, यानी कि अभी वक्त कितना हो रहा है? 0। वक्त कितना हो रहा है? वक्त कितना हो रहा है? 0। आपके दोस्त ने आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया। क्या सबने इमेजिन कर लिया? क्या सबने इमेजिन कर लिया आपका झूला किधर है? एवरीबडी हैज इमेजिन दिस, सबके दिमाग में आ चुका है। अभी आपके दोस्त ने झूला छोड़ा नहीं है, अभी आपके दोस्त ने झूला छोड़ा नहीं है, यानी कि अभी आपने एसएचएम करना शुरू नहीं किया है, इसलिए मैंने वक्त को 0 लिखा। पर क्या आप जानते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस ए या तो माइनस ए हो सकता है, क्योंकि आपने अभी तक से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके अपनी शुरुआत की है, तो आपने इतना डिस्प्लेसमेंट पहले से ही ट्रैवल कर लिया है। सोच के देखो, सोच के देखो, आपका झूला किधर है? आपका झूला एक्सट्रीम पोजीशन पे है। क्या मैंने आपको कहा था कि आपका डिस्टेंस हरदम मीन पोजीशन से नापा जाएगा? तो भले ही आपने अभी तक से एसएचएम शुरू ना किया हो, भले ही अभी तक से टाइम 0 हो, पर आपका डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस या तो माइनस ए हो सकता है। कितने लोग को यह बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का? क्या आपको समझ में आ रहा है? एसएचएम पे आपकी पोजीशन अभी भी प्लस या माइनस ए हो चुकी है। आपने जाने अनजाने में उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि जो इंसान आपको धक्का देने वाला था वो आपको मीन से ही वहां पे लेके गया है? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग। क्या आपको सेकंड केस समझ में आ रहा है? पक्का? अब तैयार है आप? वापस वापस तैयार? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या करने वाले हो आप? पुट दीज कंडीशन इन द इक्वेशन। ये कंडीशन है। आधे लोग को तो अभी क्लिक हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में 2 कंडीशंस पुट कर की जा रही है। वेलोसिटी में ऐसा नहीं था, एक कंडीशन पुट किया आंसर आ गया, पर डिस्प्लेसमेंट में 2 कंडीशन क्यों पुट कर रहे हैं? 2 कंडीशन इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत मीन से हो या हो सकता है शुरुआत एक्सट्रीम से हो, इसलिए 2 कंडीशंस पुट कर रहे हैं। पहला कंडीशन पुट किया, इक्वेशन निकाल दिया। अब दूसरा कंडीशन पुट कर रहे हैं और एक इक्वेशन निकालेंगे। तैयार सब लोग? एक्स की जगह पे पुट कर सकता हूं प्लस और माइनस ए, जो कि कंडीशन में है, ए साइन ओमेगा, टी की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूं प्लस 5। बहुत ही बढ़िया। प्लस और माइनस ए बराबर ए साइन 5, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। यहां से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन 5 की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 1। चेक कर लीजिए, आ गई साइन 5 की वैल्यू प्लस और -1 आ गई। अब कोई मुझे बता सकता है साइन 5 की वैल्यू
अगर प्लस और माइनस वन है तो साइन कब प्लस वन देता है और साइन कब माइनस वन देता है? बोलो। बहुत ही बढ़िया, यही चीज का मुझे इंतजार था। पाई बाय 2 पे प्लस वन देता है। कोई बताएगा माइनस वन कब देता है? साइन माइनस वन कब देता है? जब उसका एंगल होगा। बहुत ही बढ़िया, 3 पाई बाय 2। क्या तुम्हें फाई की वैल्यू मिल गई? अब तुम्हें अगला स्टेप तो पता ही है। एक बार तुम्हें फाई की वैल्यू मिल जाए, अब इसको पुट करो। पुट फाई इन इक्वेशन, वापस पुट करना है। एक्स की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि फाई की दो वैल्यू है इसलिए हम दो बार पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 and x is equal to a sin omega t plus 3 पाई बाय 2। थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा that this thing can be written as a cos omega t and this thing can be written as minus a cos omega t। और इन दोनों को साथ में लिखा जाए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो x की फाइनल इक्वेशन आएगी प्लस और माइनस a cos ओमेगा t। और आप इस इक्वेशन को देख के खुश क्यों हो? आप इस इक्वेशन को देख के इसलिए खुश हो क्योंकि आपको पता है बंदे ने कहां से शुरू किया था नाटक? एसएचएम कहां से शुरू किया था? लड़के ने एसएचएम शुरू किया था फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। और आप खुश क्यों हो? क्योंकि आपको पता है अगर आपका एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है तो आपकी फाइनल इक्वेशन कॉस में आनी चाहिए, जो कि आ रही है। इसका मतलब एक समरी बहुत जरूरी है। समरी मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभी तक से आपके साथ क्या हुआ। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है सबसे जनरल वाला, वो है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये है आपका जनरल फॉर्मूला। पर अगर आपने x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी का प्रयोग करना चाहा तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से शुरू हुआ। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये तभी कर सकते हो जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ। क्या आप ये बात जानते हैं? हाँ, कि अभी तक से हम लोग ने एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बारे में बात ही नहीं की है। अभी तक से तो इन दोनों के बारे में बात करना बाकी है। उसके पहले ही आपके पास एक दो तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके निकाला था। ये वाले फॉर्मूले से तो आपको कोई इशू होगा नहीं। दिस फॉर्मूला वाज एक्चुअली देयर जब हमने इंटीग्रेशन किया। अब इस फॉर्मूले के बाद आपने क्या किया? इस फॉर्मूले के बाद आपने एक कंडीशन पुट की, फाई की वैल्यू निकाली, फिर ये आया। फिर आपने और एक कंडीशन पुट की, फाई की वैल्यू आई, फिर ये आया। पर जब आपने पहली कंडीशन पुट की तो फाई की दो वैल्यू आई, इसलिए प्लस और माइनस आया। और जब आपने दूसरी कंडीशन पुट की तो फाई की वापस दो वैल्यू आई, इसलिए आपने प्लस और माइनस आया। डन डना डन। चेक कर लीजिए, ये आपके फाई की एक्स की जनरल इक्वेशन। उसके बाद केस 1 इज योर फर्स्ट कंडीशन, फाई की दो वैल्यूज, इसलिए एंड में प्लस और माइनस। फिर वन मोर कंडीशन, दिस इज द कंडीशन,
कंडीशन पुट करने के बाद फाई की वापस 2 वैल्यूज, इसलिए आपके पास प्लस और माइनस आया। दिस टाइम कॉस्ट में आया, चेक कर लीजिए। हाँ या ना? पक्का? डन है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ए। इसको हमें कुछ डिराइव विराइव करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तब से आप यही तो चीज सीख रहे हो। कम से कम आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए हो सकता है। काम खत्म। डन डनाडन। पक्का? क्लियर है? वैसे आज तुम लोग को ज्यादा अगर कुछ काम नहीं होगा और तुम्हें थोड़ा एग्जाम की परवाह होगी, तो क्यों ना आज के आज ये इतने डेरिवेशंस आज के आज संडे में डन कर ले। ऑसिलेशन का 20% चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। टफ नहीं है, सिर्फ लेंदी है। कब क्या पुट करना है, क्यों पुट करना है, ये हमने देखना है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आज संडे है तो कृपया आज के आज बैठ के ये चीजें देख लीजिए। थोड़ी देर में ये वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आपके काम आएगा। ठीक है? टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।